गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ शालिनी। जैसा कि मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप पढ़ने और पढ़ाने दोनों में बहुत मज़ा आता है, और इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज, इतनी ज़्यादा उसमें इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स और नॉलेज छुपी हुई है कि जब आप उसको सीखते पढ़ते हो तो जितना कि आप उसको दूसरों की लाइफ के बारे में समझने में या फिर दूसरों की लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही मीनिंगफुल बातें हो, उतना ही ज़्यादा ये खुद आपको भी समझने में बहुत हेल्प करता है। तो साइकोलॉजी पढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपका एक आप समझ पाते हो कि सामने वाला व्यक्ति या जिससे आप कनेक्टेड हो या जिससे आप बात कर रहे हो उसके माइंड में क्या चल रहा है या उसका माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए साइकोलॉजी की एक और थ्योरी के साथ में आपके सामने प्रेजेंटेड हूँ, जिसका नाम है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि आज हम पढ़ेंगे जेरोम ब्रूनर्स का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, यानी कि जब आप अपना इंटेलेक्चुअल लेवल जो है बहुत ज़्यादा डेवलप करते हो, जब आपका मानसिक जो है बौद्धिक स्तर आपका जो है डेवलप हो जाता है, तो उस लेवल को कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट बोलते हैं या फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो थ्योरी है, जो मॉडल है, वो जेरोम ब्रूनर ने दिया था, इसीलिए इनके नाम से, ये ब्रूनर के नाम से ही इसे संबोधित किया जाता है, उस नाम से ही इसको जाना जाता है। और जो जेरोम ब्रूनर थे ये एक अमेरिकी मनोविज्ञानी थे, यानी कि ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपनी इस थ्योरी में मनुष्य के संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एक थ्योरी प्रेजेंट की है, एक सिद्धांत दिया है। उसमें इन्होंने बताया है कि उसमें ये कैसे वर्क करता है। आप कह सकते हैं कि इसे जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसका, वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने थ्योरी प्रेजेंट करी है अपने। इसके बाद हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो कहीं कहीं हम कह सकते हैं कि ब्रूनर्स की थ्योरी को जीन पियाजे की थ्योरी के विकल्प यानी कि ऑप्शनल रूप में भी माना जाता है। तो कभी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि विच थ्योरी यू कैन टेक एज अ ऑप्शन इन ऑफ ब्रूनर्स, या फिर ब्रूनर की थ्योरी के विकल्प में और दूसरी थ्योरी कौन सी होती, तो आप कह सकते हैं कि वो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का मॉडल है। ये जो संज्ञानात्मक विकास का मॉडल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, ये वैसे इस मॉडल में ये ब्रूनर क्या कहना चाह रहे हैं कि इस मॉडल में उन्होंने ये बताया कि किस तरह से एक मनुष्य अपने आसपास के वातावरण के साथ में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, माहौल में किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है, अपना सामंजस्य स्थापित करता है, उस माहौल में किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है। ये थ्योरी कम्प्लीटली इसी मॉडल पे बेस्ड है। इसमें उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और एजुकेशनल के क्षेत्र में आगे, क्योंकि जो बच्चा सीखता है उसको कैसे भविष्य में, कैसे अपने थिंकिंग को, अपनी लर्निंग को किस तरह से अपनी लाइफ में एडजस्ट करता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अपने आप को उस लाइफ के, उस लर्निंग के थ्रू किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है, ये थ्योरी कम्प्लीटली हमें इसी बारे में बताती है। ब्रूनर ने क्या किया था कि इसका अवलोकन करने के लिए, इसकी विशेषताओं को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो 4 तरह के लेवल के लोगों पे किया था। सबसे पहले उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट प्रौढ़ों के ऊपर किया था, एडल्ट्स के ऊपर। उसके बाद उन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट स्कूली बच्चों के ऊपर किया था, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर किया था, चिल्ड्रंस के ऊपर। उसके बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, जो इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट ग्रुप में किए, ग्रुप लेकर, पहले एडल्ट्स का ग्रुप लेके, देन स्कूल के बच्चों का ग्रुप लेके, उसके बाद इन्होंने 3 साल के बच्चों का ग्रुप लिया, उनके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। और उसके बाद इन्होंने चौथा जो ग्रुप लिया था वो नवजात शिशुओं का था, न्यूली बॉर्न जो बच्चे होते हैं उनका एक ग्रुप लेके उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया, जस्ट टू ये जानने के लिए कि जो वो सोच रहे हैं, जो वो अपनी थ्योरी प्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो कितनी ज़्यादा वर्किंग है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई भी ऐसी थ्योरी रिप्रेजेंट की जाती है, थ्योरी बनाई जाती है, तो ऑलवेज एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं या फिर किसी के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, उसका रिजल्ट आता है, देन हम उसको जो है इवेलुएट करते हैं और उसके बाद ही अप्लाई करते हैं कि हाँ ये थ्योरी वर्किंग है। तो उन्होंने इस तरह के 4 जो है अलग अलग तरह के लेवल्स को लिया और उन पे थ्योरी की। ब्रूनर्स ने क्या कहा कि इस थ्योरी को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक टर्म का यूज़ किया है, वो टर्म है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रतिनिधित्व।
रिप्रेजेंटेशन। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ब्रूनर के सिद्धांत का सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन। इस पूरी की पूरा जो मॉडल है वो इसी वर्ड पे बेसिस है। अगर इनकी लैंग्वेज की बात करूं तो प्रतिनिधित्व क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये उन नियमों की व्यवस्था है, उन नियमों को वो नियम है जिनके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों को भविष्य में आने वाली घटनाओं के लिए संरक्षित करता है या व्यक्ति विशेष के लिए उस संसार का या वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये हो गया सिंपल सी लैंग्वेज में कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। नाउ टेल यू बहुत ही नॉर्मल सी लैंग्वेज में कि रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व को हम क्या कह सकते हैं। द एक्ट ऑफ गिविंग ऑफ शोइंग समथिंग टू समबडी, यानी किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुति, विशेषता नई वस्तु या विचार या कलाकृति, या किसी द वे इन विच समथिंग इज शोन एक्सप्लेन्ड ऑफर्ड टू पीपल, यानी कि आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, विचार है, जो आपके अंदर का कंसेप्ट है, जो आपके अंदर की सोच है, उसको प्रदर्शित करना, उसकी व्याख्या करना या उसको किसी वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना एक तरीके से कहलाता है रिप्रेजेंटेशन। यानी कि रिप्रेजेंटेशन वो चीज़ है जो हम लर्निंग करने के बाद में जब भविष्य में आने वाली इस तरह की कंडीशंस आती हैं या कोई ऐसी घटना घटती तो हम किस तरह से अपने अंदर का जो लर्निंग है, जो हमने अपने सीखी है चीज़ें, उसको वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। नाउ रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 इसके जो है अलग अलग पार्ट्स बताए हैं। पहला इन्होंने बताया है सक्रियात्मक प्रतिनिधित्व, सक्रियता विधि, या इसको इंग्लिश में इनएक्टिव मोड भी बोलते हैं। दूसरा है दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व या दृश्य प्रतिमा विधि, या इसको इंग्लिश में आइकॉनिक मोड भी बोलते हैं। फिर है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व सांकेतिक विधि, या इसको सिम्बॉलिक मोड या सिंबॉलिक मोड भी बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट्स इन्होंने बताए हैं कि रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इनएक्टिव मोड में, आइकॉनिक मोड में और सिंबॉलिक मोड में। सबसे पहले हम बात करते हैं इनएक्टिव मोड की, सक्रियता विधि की। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इन तीनों ही मोड्स को अलग अलग पार्ट्स में एज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स में अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो सक्रियता विधि इनएक्टिव मोड का इन्होंने जो टर्म बताया है, जो एज बताया, एज का क्या टाइम पीरियड बताया है, वो बताया है जब बच्चा जन्म लेता है, न्यूली बॉर्न होता है, तब से लेकर 3 वर्ष तक। याद होगा मैंने आपको पिछले में डिस्कस किया था कि इन्होंने न्यूली बॉर्न बच्चे के ऊपर भी डिस्कशन किया है। तो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों में जो मोड होता है लर्निंग का, इनके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कहलाता है इनएक्टिव मोड यानी कि सक्रियता विधि। तो क्या कहती है विधि? इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। जैसे कहने का मतलब है कि इस विधि में बच्चा अपनी बातों को, अपने जो उसके अंदर चल रहा होता है, जो फील करता है, जो कहना चाहता है, जो एक्टिविटीज़ के अंदर हो रही होती है, तो वो सारी चीज़ें वो बोल कर नहीं कह सकता, क्योंकि 3 साल तक का बच्चा अपनी बातों को सही से बोल नहीं सकता, न्यूली बॉर्न तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद कहीं ना कहीं वो बातों को और शब्दों को यूज़ करना सीखता है। तो पहले वो अपनी बातों को नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी वो बताता है कि उसे भूख लग रही है, उसे प्यास लग रही है, या फिर वो बेचैन हो रहा है, उसे कहीं पेट में दर्द है या फिर कोई प्रॉब्लम है। इस तरह की चीज़ें बच्चे बताते हैं और हम समझते भी हैं। लेकिन कैसे? बस इसी कैसे वाले मोड का नाम है इनएक्टिव मोड। यानी कि जब बच्चे को भूख लगने लग जाती है तो बच्चा रोना लग जाता है, हाथ पैर हिलाने लग जाता है, एक्टिविटी करने लग जाता है। सडनली वो शांत मोड में होता है और कुछ प्रॉब्लम होने पे या कुछ नीड होने पे या कुछ रिक्वायरमेंट होने पे वो एक्टिविटी करने लग जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। जैसे कि आपका फ़ोन, अगर फ़ोन साइलेंट पे रहे, फ़ोन शांति से रखा हुआ है और अगर कॉल आती है या मैसेज आता है तो फ़ोन कुछ एक्टिविटी करता है, इनएक्टिव मोड में आ जाता है, वो रिंग करता है या वाइब्रेट करता है। ठीक उस तरीके से तुरंत ये जो बच्चा है वो रोने लग जाता है, हाथ पैर हिलाने लगता है। यानी इस तरह से वो अपने अंदर की क्रियाओं को, जो उसके अंदर फीलिंग आ रही भूख की, उसको बाहर के वातावरण यानी कि हम तक
जोड़ने के लिए, हमारे साथ एडजस्ट करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए, हमारे साथ हम तक कनेक्ट करने के लिए जो कोशिश करता है वो होता है उसका हाथ पैर हिलाना, इनएक्टिव मोड में आ जाना। और हम समझ जाते हैं कि उसे भूख लगी है या प्यास लगी है या उसके पेट में दर्द है या क्या तकलीफ़ है या फिर वो कुछ चाह रहा है। तो जब जन्म से लेकर 3 वर्ष तक का बच्चा अपनी चीज़ों को इस तरह से व्यक्त करता है तो उसे हम इनएक्टिव मोड कहते हैं। दूसरा मोड है आपका दृश्य प्रतिमा विधि यानी कि आइकॉनिक मोड। जैसे कि नाम से ही दिख रहा है कि एक कोई इमेज बन जाना या कोई प्रतिमा या कोई सामने पिक्चर होना। तो 3 से 11 वर्ष के बच्चों के बीच की ये एज ग्रुप के बीच की ये थ्योरी है, ये मोड बताता है। इस विधि में क्या करता है कि बालक अपने मन की अनुभूतियों को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण का माध्यम से सीखता है, यानी कि इसमें सूचनाएं प्रतिबिंबों की सहायता से बालक तक पहुंचती हैं। इस अवस्था में बालक किसी चमक से प्रभावित होता है, शोर से प्रभावित होता है। इसे छायात्मक अवस्था भी कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रतिमा, आप देखा होगा 3 से 11 साल के बच्चों को जब हम कुछ भी सिखाने या बताने की कोशिश करते हैं, तो बात करती हूँ अल्फ़ाबेट की बुक की या छोटा से बड़ा वर्णमाला की किताबों की बात करूं, तो हम बच्चे को बताते हैं कि ये एप्पल है, ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। तो बच्चा ए जो वर्ड है उसको ना समझकर एप्पल समझ जाता है। अब बच्चे को कभी हम एप्पल दिखाते हैं तो वो बोलता है, सेब को देखते ही, उस पिक्चर को देखते ही तुरंत बोलता है ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, एप्पल का मीन सेब। तो और फिर या फिर उसको जो है चम्मच दिखाते हैं तो वो समझ जाता है चम्मच से मुझे खाना है। या फिर हम उसे कोई टॉय दिखाते हैं तो उसमें से आवाज़ आएगी, या बेल दिखाते हैं तो रिंग करेगी। तो जो है जो भी पिक्चर्स शो करते हैं, ट्री दिखाते हैं तो उसके माइंड में ट्री का पिक्चर आ जाता है, समझ जाता है क्या है। तो हम बच्चा जो समझता है वो पिक्चर्स के थ्रू समझता है। अपनी फीलिंग्स को, अपने अनुभव को वो पिक्चर्स के थ्रू दिखाना शुरू करता है। उसे कुछ चाहिए होगा तो वो कहीं वो पिक्चर दिखाओगा तो पिक्चर दिखाएगा, उसे वो चाहिए। उसे उसका नाम नहीं पता, बोलना नहीं पता, लेकिन वो पिक्चर शो करता है कि मुझे ये वाली आइसक्रीम अगर बेचने वाला तो आइसक्रीम की तरफ दिखाकर बोलता है उसे वो आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि वो पिक्चर से जान चुका है कि वो आइसक्रीम है। तो इस अवस्था को हम आइकॉनिक मोड बोलते हैं। नेक्स्ट बात की जाए सिंबॉलिक मोड की, यानी कि सांकेतिक विधि, तो ये 11 वर्ष से ऊपर वालों के लिए है। इस विधि में बच्चा अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों या भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है। इस प्रकार बालक प्रतीकों को उनके मूल विचारधारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास करता है। इस अवस्था में बालक गणित, भाषा, तर्क का उपयोग करना सीखता है। सिंबल्स, यानी कि अगर मैं सिंबल्स की बात करूं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन या डिवीज़न, तो इस तरह के जो अलग अलग सिंबल्स हैं। अभी तक जो बच्चा था कि जैसे कि मैंने बोला कि हमने सिंबल दिखा दिया बच्चे को, 3 से 11 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को मैंने प्लस का निशान लगा के 2 डिजिट से देखिए इसको ऐड करो। अब उसे पता था कि प्लस का निशान लगा है तो इसे ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट का निशान लगा है तो इसे सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा है क्रॉस का तो मल्टीप्लिकेशन करना है, और डिवीज़न का निशान लगा है तो डिवीज़न करना है। लेकिन अब क्या होता है कि अगर मैं अब सिंबल्स का यूज़ ना कर अगर वहाँ पर लिख दूँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन वर्बली, या बोलूँ कि इसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो अब बच्चा वो समझने लग जाता है, क्योंकि बच्चा सिंबल्स को अब अपने वर्बल नॉलेज में कन्वर्ट करना सीख जाता है। बच्चा शब्दों का इस्तेमाल करना सीख जाता है, उन्हें तर्क वितर्क करना सीख जाता है, उनका गणित में उनकी लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाता है। जैसे कि बात की जाए कि हम 3 से 11 वर्ष के बच्चों तक की किताबों में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद उनमें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। बच्चे को हम बोलते हैं कि ए के पास 2 एप्पल्स थे और 3 के पास 5 एप्पल्स थे, दोनों ने अपने एप्पल्स एक दूसरे के साथ में जो है एक को दे दिए, तो ए के पास कितने एप्पल्स हो गए। तो अब वो पता है कि अगर मैंने ये पूछा है तो उसे पता है कि उसने दोनों एप्पल्स को ऐड कर देना है। तो ये लैंग्वेज में समझ रहा है कि क्या सिंबल्स आने चाहिए। तो जब बच्चा अपनी नॉलेज को लैंग्वेज में चेंज करना सीख जाए या उसको लॉजिकली समझना सीख जाता है, तो वो आती है आपकी सांकेतिक विधि। तो तीनों विधियाँ जो है आपस में कह सकते हैं कि ये तीनों विधियाँ आपस में, वैसे तो सारी की सारी विधियाँ आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन
इसमें संबंध की बात करें या इनके अंदर संबंध की बात करें तो हो सकता है ये आपस में एक दूसरे में चेंज भी हो जाए। ये स्थिति तब होती है जब बालक के मन में कोई दुविधा होती है, वो अपनी समस्या को सुलझाने के लिए सभी प्रतिनिधित्व को पुनरावृत्ति करता है 3 प्रकार से, मिलान द्वारा, बेमिलान द्वारा या एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर। यानी कि हो सकता है कि वो अपनी इस बात को जो है इशारे करके बताए, ठीक है, या फिर हो सकता है वो अपनी बात को आपको जो है बोल कर बताए या फिर पिक्चर बनाकर बताए। तो भविष्य में क्या होता है कि जब कभी भी वो अपने चीज़ों को एक साथ में रिप्रेजेंट करना सीख जाता है तो ब्रूनर्स थ्योरी को आपस में एक साथ मिक्स करता है लर्निंग में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब उसकी लर्निंग इन तीनों ही स्टेजेस के बाद में एक्शन बेस्ड भी हो जाती है, इमेज बेस्ड भी हो जाती है, लैंग्वेज बेस्ड भी हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ब्रूनर्स थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके अलावा मैं इतना बता दूं कि ब्रूनर्स थ्योरी में आपके जो एग्जामिनेशंस में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ ज़्यादा बहुत ही छोटी सी थ्योरी है, तो उसमें पूछा जा सकता है कि ब्रूनर्स इस थ्योरी के जो साइकोलॉजिस्ट का पूरा नाम क्या था, तो जेरोम ब्रूनर्स है। इसे अन्वेषण थ्योरी भी कहते हैं, संरचनात्मक थ्योरी भी कहते हैं, और उसके अलावा इसे जो है संज्ञानात्मक विधि तो कहते ही कहते हैं। तो अगर तीनों में से कोई भी नाम लिख के आता है तो इसका मतलब ये है कि हम ब्रूनर थ्योरी की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्रूनर जो थे कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कितने तरह के मोड बताए हैं, तो 3 तरह के मोड बताए हैं इन्होंने, और उसके अलावा इनएक्टिव मोड और आइकॉनिक मोड, और आपका जो है तीसरा मोड कौन सा बताया है, सिंबॉलिक मोड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उससे बन के आते हैं। उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि ब्रूनर थ्योरी किसके ऑप्शन में है, तो ब्रूनर थ्योरी जो है वो आपके जीन पियाजे के संज्ञानात्मक डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऑप्शन में भी यूज़ की जाती है। इस थ्योरी में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।